नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। सो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ विशेष प्रकार का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है रिसर्च। और रिसर्च के अंतर्गत क्या है, टाइप ऑफ सर्वे सैम्पलिंग फ्रेंड। डाटा कलेक्शन, टाइप ऑफ सर्वे सैम्पलिंग, जैसे आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप कह सकते हैं, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो इस प्रकार के सैम्पलिंग को आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट, JRF, and for the higher education, then there is no problem. Just keep on watching my videos and lecture. I would like to provide all the video and lecture for free. So बने रहिए फ्रेंड मेरे साथ, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक पे चलता हूँ। ठीक, बार बार बताया फ्रेंड, कुछ पढ़ने से पहले, कुछ जानने से पहले हमें कुछ जानना चाहिए। कुछ जानने से पहले हमें कुछ जानना चाहिए, मतलब क्या है। जैसे कोई चीज है, कोई टॉपिक आपने ले लिया, जैसे कह रहे हैं कि सैंपल सर्वे, ये क्या होता है, सैंपल सर्वे क्या होता है, पहले आप उसे जानेंगे। अगर नहीं जानेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे मान के चलिए, सैंपल सर्वे का मतलब होता है नमूना सर्वेक्षण। एक शोध विधि है जिसमें जनसंख्या एक प्रतिनिधित्व उपसमूह चुना जाता है ना। जनसंख्या का एक प्रतिनिधि, है ना, उप चुनाव या उप समूह चुना जाता है। अच्छा जी, परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ कह रहे हैं कि नमूना सर्वेक्षण में बड़ी जनसंख्या से प्रतिनिधि समूह चुनकर डेटा एकत्र किया जाता है। संभाव्यता नमूनाकरण से सटीकता सुनिश्चित होती है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। आपने परिभाषा देखा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, एक स्कूल प्रदूषण जागरूकता सर्वेक्षण हुआ था। एक स्कूल प्रदूषण जागरूकता सर्वेक्षण हुआ है ना। 110वीं कक्षा छात्रों से पूछा गया, कक्षा के, है ना, यहाँ कक्षा के छात्रों से प्रदूषण ज्ञान पूछा गया। क्या पूछा गया, प्रदूषण ज्ञान पूछा गया फ्रेंड। प्रश्न नंबर, प्रश्न क्या है, एक कारण बताना है, दूसरा प्लास्टिक हानि, तीसरा संरक्षण है ना। तो यहाँ क्या हुआ, परिणाम क्या आता है, थोड़ा सा शार्ट में है। परिणाम क्या आता है कि 85% वायु प्रदूषण बताया गया। जो बच्चों को पढ़ाया गया था, 85% क्या बताया गया था, प्रदूषण के विषय में। कौन से प्रदूषण, वायु प्रदूषण के विषय में बताया गया था। ठीक, कार्यशाला सुझाव और कुल शब्द कितना था, 98% है ना, 98 वर्ड। अच्छा, सो आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलते फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग, नेक्स्ट लेसन पे आ गए हैं, मेरिट ऑफ सैंपल सर्वे। ये लेसन ही कह सकते हैं फ्रेंड, उसका एक पार्ट है। क्या है, मुख्य गुण क्या है, मेरिट ऑफ सैंपल सर्वे, इसके मुख्य गुण क्या है। क्या है, लागत में बचत होती है। सैंपल सर्वे के अनुसार लागत में बचत होती है। पूर्ण जनगणना के कम खर्च, क्योंकि सीमित इकाइयों का सर्वेक्षण होता है। सीमित इकाइयों का सर्वेक्षण होता है। जैसे क्लास में अगर 500 लोग होंगे तो उसमें से 100 लोगों के ऊपर सर्वेक्षण हो ही गया। समय की बचत होती है, डेटा संग्रह और विश्लेषण तेजी से पूरा होता है। याद रखिएगा फ्रेंड, उच्च सटीकता क्या है, छोटे नमूने पर विस्तृत जांच से त्रुटियां कम होती हैं। जब नमूना छोटा होता है, उसमें आप विस्तृत जांच करेंगे तो त्रुटियां कम होंगी। याद रखिएगा, व्यापक कवरेज होता है इसका, विशाल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व संभव हो जाता है। किससे, सैंपल सर्वे से। यही इसके गुण है। सॉरी फ्रेंड, माफ करिएगा। अच्छा, लचीलापन है, इसमें लचीलापन क्या कह रहे हैं, विभिन्न नमूना डिजाइन से जटिल अध्ययन आसान हो जाता है। अच्छा, अतिरिक्त लाभ क्या है इसके साथ में, देखिएगा, संसाधन दक्षता। जो संसाधन दक्षता है, कम मानव संसाधन और उपकरण की जरूरत होती है। इसमें कम मानव संसाधन और उपकरण की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। त्वरित परिणाम क्या है, त्वरित परिणाम, नीति निर्माण के लिए शीघ्र डेटा उपलब्ध हो जाता है। किसी भी नीति निर्माण के लिए आपको डेटा तुरंत मिल ही जाता है, किसमें, सैंपल सर्वे में। ओके, अच्छा, गहन विश्लेषण क्या होता है, गहन, देखिए, विस्तृत प्रश्न पूछने की सुविधा होती है। आप ऐसे सर्वेक्षण में बड़े बड़े क्वेश्चन या लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन को कई पार्ट में तोड़ तोड़ के गहराई तक जा सकते हैं। क्या है, विनाशकारी परीक्षण, है ना। विनाशकारी परीक्षण क्यों दे दिए हैं, उत्पाद परीक्षण जैसे कार्य संभव हो सकते हैं। बहुत सारे परीक्षण होते हैं। अब क्षेत्र निर्भर करता है किस क्षेत्र में आप सर्वे कर रहे हैं।
पुनरावृत्ति आसान हो जाती है, बार बार सर्वेक्षण है ना व्यवहारिक हो जाता है। अच्छा, आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड आपके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, स्लाइड पे। यहां क्या कह रहे हैं, डीमेरिट ऑफ सर्वे है ना, सैंपल सर्वे, डीमेरिट्स ऑफ सैंपल सर्वे, इसके अवगुण क्या है या हानियां क्या आप कह सकते हैं फ्रेंड, डीमेरिट्स क्या है। कह रहा है नमूना सर्वेक्षण सैंपल सर्वे की हानियां, डीमेरिट्स है, पक्षपात की संभावना हो जाती है, इसमें पक्षपात भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, सैंपलिंग बायस, प्रतिनिधि नमूना ना मिलना, प्रतिनिधि नमूना ना मिल पाना। अच्छा, गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं या निकालना, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, सीमित दायरा होता है और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की आशंका हो सकता है। ठीक, जिससे पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है और परिणामों की विश्वसनीयता प्रभावित हो जाती है। जैसे कि आपने पिछले चुनाव में क्या कोई सर्वेक्षण किया कि कौन सी पार्टी जीत रही है और उसी के आधार पर है ना आप पुनः सर्वेक्षण किए, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही नमूना नहीं देते, मन में रखते हैं कुछ और वोट करते हैं किसी और को, इसलिए इस प्रकार का परीक्षण गलत हो जाता है। चलिएगा, नमूना सर्वेक्षण की प्रमुख हानियां क्या है, डीमेरिट्स ऑफ सैंपल सर्वे, याद रखिएगा पक्षपात की संभावना, पहले ही बताया हूं, पॉसिबिलिटी या बायस, पक्षपात जो है, नमूना चयन की विधि दोषपूर्ण होने पर, नमूना चयन की जो विधि है वो दोषपूर्ण होने पर पक्षपात हो सकता है, जिससे गलत निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। अब उद्देश्यपूर्ण क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आपने उद्देश्य बनाया, उस पे उसी के अनुसार आपने क्या किया, सैंपल सर्वे कर लिया। अच्छा, शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार या नमूना चुने जाने वाले व्यक्ति की मानसिकता भी पूर्वाग्रह ला सकती है, याद रखिएगा, खासकर गैर संभावित नमूनाकरण, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ऐसा होता है। चलिएगा, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। यहां प्रतिनिधित्व का अभाव, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, याद रखिएगा इस चीज को, नमूना पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। जो नमूना आप लिए हैं, जरूरी नहीं कि 1000 लोगों में से आपने 100 लोगों से पूछा तो वो सही चीज दे पाएंगे, खासकर जब नमूना छोटा हो, आबादी के सभी वर्गों को शामिल ना करें। अच्छा, इससे निष्कर्ष पूरी जनसंख्या पर लागू नहीं किए जा सकते, कम बाह्य वैधता होती है, इसकी त्रुटियां और गलतियां, एरर्स एंड इनएक्यूरेसीज, इसमें क्या है याद रखिएगा, त्रुटियां और गलतियां, नमूनाकरण त्रुटि, सैंपलिंग एरर जब होती है तब क्या कह रहे हैं, जब नमूने का औसत मान पूरी जनसंख्या से अलग होता है। समझ में, कि जब नमूने का औसत मान पूरी जनसंख्या से अलग हो जाती है, गलत प्रश्नों का उपयोग या उत्तरदाताओं द्वारा, कि जब आप उस समय गलत प्रश्नों का यूज कर रहे हैं, गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, द्वारा जानकारी ठीक से ना समझने पर भी त्रुटियां आती हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा या आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैं उस क्वेश्चन को प्रॉपर ना सुना और नहीं समझ पाया और उसका कुछ गलत आंसर दे दिया और सैंपल लेने वाला व्यक्ति समझ गया वो ये तो यही सैंपलिंग में है, यहां भी गलतियां हो सकती हैं। विशेष ज्ञान की आवश्यकता, नीड फॉर स्पेशल नॉलेज, किसके पास होना चाहिए, जो सैंपल सर्वे कर रहा है उसके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छा और प्रतिनिधि नमूना प्राप्त करने और उसका सही विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी और नमूनाकरण तकनीकों का विशेष ज्ञान आवश्यक होता है। आपके पास ज्ञान है तभी आप कर पाओगे, याद रखना। चलिएगा, सीमित गहराई क्या है, लिमिटेड डेप्थ क्या है, सर्वेक्षण में अक्सर व्यक्तिगत जो साक्षात्कार इन डेप्थ इंटरव्यूज की तुलना में विषय की गहराई और विवरण की कमी होती है, जिससे सतही जानकारी मिलती है। मान के चलिएगा कि आप कहीं किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और उसने यही कहा है
कि मुझसे वही क्वेश्चन पूछिएगा जो मैं चाहता हूं। आप ऐसे कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। इसलिए वह मान के चलिए आप किसी जातिगत जनगणना पे बात कर रहे हैं या तो क्राइम पे बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग खुलकर नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल पाते कि ये गलत हो रहा है, जबकि अंदर से बोलना चाहते हैं। तो ऐसी चीजों का भी एक सतही जानकारी मिलती है जो कि उसमें गहराई नहीं होती है, लिमिटेड डेप्थ होती है। याद रखिएगा, कम प्रतिक्रिया दर, लो रिस्पॉन्स रेट। अच्छा, ये क्या होता है? ऑनलाइन या डाक सर्वेक्षण में, जो आप ऑनलाइन या डाक सर्वेक्षण के द्वारा कुछ पत्र लिखकर, क्वेश्चन लिखकर उस पर आप किसी से आंसर मांगते हैं, है ना, बहुत से लोग जवाब नहीं दे पाते या नहीं देते हैं। अच्छा, सर्वेक्षण के बीच में छोड़ देते हैं, जिससे डेटा पूर्ण नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। अभी याद रखिएगा, ठीक। समय और धन, टाइम एंड कॉस्ट क्या है? अच्छा, बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों में काफी समय और पैसा लग जाता है या लग सकता है, खासकर यदि पूरी आबादी को कवर करना हो तो ऐसे घटनाएं हो जाती हैं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पर्सनल वॉइस क्या है ना? पर्सनल वॉइस क्या है? शोधकर्ता के अपने विचार या उत्तरदाताओं के अपने एजेंडे के कारण भी परिणाम जो होता है, उसका रिजल्ट होता है जो प्रभावित हो सकता है, जिससे निष्पक्षता कम होती है। ठीक, क्योंकि अपना भी भैया कुछ लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, आप अपनी भी राय रखेंगे, अपना मत रखेंगे, तो ऐसा हो सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा फ्रेंड क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, अनुसंधान में द्वितीयक डेटा संग्रह, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसको मैं डिटेल से बता रहा हूं। का मतलब है किसी और द्वारा पहले से एकत्र किए गए डेटा, जैसे मान के चलिए कि सेकेंडरी डेटा वही होती है, पहले से किसी व्यक्ति ने एक डेटा को एकत्र किया, जिसका मतलब आपका हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित हो, लेकिन वह किसी और काम के लिए एकत्र किया गया था। अच्छा, यहां कह रहे हैं जैसे ऐसे जानकारी किताबों से, पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्ट, वेबसाइटें का उपयोग करना, ऐसे चीजों से आपको सेकेंडरी डेटा मिल जाते हैं जो समय और पैसे बचाते हैं, जो समय और पैसे दोनों का बचत करते हैं और मौजूदा जानकारी के आधार पर नए निष्कर्ष निकालने में मदद करता है, जिसमें डेटा की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता की जांच करना महत्वपूर्ण है। प्रकाशित, पब्लिश्ड और अप्रकाशित या अनपब्लिश्ड कह सकते हैं, स्रोतों में बांटा गया है। ये दो प्रकार का होता है, एक पब्लिश्ड, एक अनपब्लिश्ड होता है, याद रखिएगा। अब द्वितीयक डेटा क्या है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड। व्हाट इज द सेकेंडरी डेटा? मैंने ये तो थोड़ा सा समझाया आपको, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या होता है, लेकिन अब ये डेटा होता क्या है, चलिएगा। यह वह डेटा है जो आपके शोध के लिए, या वह डेटा है जो आपके शोध के लिए पहली बार एकत्र नहीं किया गया, बल्कि किसी और उद्देश्य के लिए पहले से मौजूद है, पहले से ही एकत्र किया गया था किसी और चीज के लिए, और आप उसी डेटा को उठा रहे हैं अपने रिसर्च के लिए। अच्छा, इसे बाह्य डेटा, एक्सटर्नल डेटा भी कहते हैं, जो आसानी से उपलब्ध होता है, जैसे कि जनगणना के आंकड़े, है ना, जैसे पूर्व जनगणना हुआ था भारत में, उसके आप आंकड़ों को उठा सकते हैं कुछ रिसर्च के लिए, कुछ काम के लिए, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट या जर्नल लेख, ऐसी चीजों का आप रिपोर्ट या डेटा ले सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। यहां क्या कह रहे हैं फ्रेंड, याद रखिएगा, द्वितीयक डेटा के स्रोत क्या है, वही बार बार बता रहे हैं। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या है? प्रकाशित स्रोत है, जो पब्लिश्ड सोर्सेज है। कह रहे हैं सरकारी प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन क्या है फ्रेंड? गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जनगणना रिपोर्ट, सांख्यिकीय सार, स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट जो होती है, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी डेटा? सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से आप जानकारी ले सकते हैं। ये क्या होती हैं? नगर पालिकाएं होती हैं, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र, यूएन से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप ऐसे लेवल में रिसर्च कर रहे हैं तो। व्यापार और उद्योग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री क्या है फ्रेंड? याद रखिएगा, व्यापार संघों की रिपोर्ट आप वहां से डेटा ले सकते हैं, ऑनलाइन डेटा ले सकते हैं, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट देख सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड।
एकाडमिक प्रकाशन क्या है? एकाडमिक प्रकाशन क्या है? एकेडमिक पब्लिकेशन किताबें हैं, जर्नल है, शोध है, पत्र, रिसर्च पेपर्स हैं। यहाँ से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे? गूगल के माध्यम से, ऑनलाइन कहीं से भी कोई डेटा आप ले सकते हैं आसानी से आज के समय में। क्या है? ये सेकेंडरी डेटा है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्रोत, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, वेबसाइट, ऑनलाइन डेटाबेस, सोशल मीडिया से सारी चीजें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सो आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। हाँ, यहां मैंने पीछे पब्लिकेशन बताया है ना, पब्लिश्ड बताया, यहाँ अनपब्लिश्ड क्या कह रहे हैं? अप्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या है फ्रेंड? याद रखिएगा। व्यक्तिगत डायरी हो सकती है, कोई व्यक्ति अपनी डायरी लिखा है, वहां से कुछ डेटा ले सकते हैं। पत्र, ऐसे कुछ पत्र है, वहां से अप्रकाशित शोध प्रबंध, डिजर्टेशन से ले सकते हैं आप, जिसे डिजर्टेशन बोला जाता है। ये 4 विभागों का डेटा है, ये 4 विभागों का डेटा। ग्राहक सेवा रिकॉर्ड यदि सार्वजनिक नहीं है तो आप ले सकते हैं। कौन सा डेटा है? अनपब्लिश्ड सोर्सेज है, और ये सेकेंडरी डेटा का काम करता है। द्वितीयक डेटा संग्रह के लाभ, बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इससे लाभ क्या है फ्रेंड? देखिएगा, समय और लागत की बचत, सेव टाइम एंड कॉस्ट। पहली बात तो ये समय और लागत को बचाता है। प्राइमरी डेटा की तुलना में इसे इकट्ठा करने में कम समय और पैसा कम लगता है। प्राइमरी डेटा में तो ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि आप सर्वे करेंगे, देखेंगे, फलाना ढमका करेंगे, लेकिन इसको आसानी से वेबसाइट से, किसी जनरल से, बुक से प्राप्त कर सकते हैं। देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, चलिएगा। दीर्घकालिक अध्ययन क्या होता है? लॉन्ग टर्म स्टडीज क्या होती है? जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा कि दीर्घकालिक अध्ययन क्या? लॉन्ग टर्म स्टडीज या लॉन्ग टर्म रिसर्च आप कर सकते हैं। जनगणना जैसे डेटा से लंबी अवधि के रुझानों का विश्लेषण संभव हो जाता है। कहां से? ऐसे साइटों से। अच्छा, नए दृष्टिकोण, न्यू पर्सपेक्टिव्स क्या है? दृष्टिकोण मीन्स पर्सपेक्टिव्स, पहले अनदेखे पैटर्न या समस्याओं की पहचान हो सकती है। सो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। आगे चलते हैं हम लोग, टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहां देखिएगा, ध्यान रखने योग्य बातें, पॉइंट टू कंसीडर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कह रहा विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, डेटा किसने, कब और किस उद्देश्य से एकत्र किया है या जांचे। पता लगे कि 1900 तब का 80 का डेटा किसी ने इकट्ठा किया था, एकत्र किया था, और अपने काम के लिए आज आप 2026 में उसका यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? आउटडेटेड डेटा हो जाएगा। इसकी जांच अवश्य कर ले, और किस उद्देश्य के लिए उस व्यक्ति ने उस डेटा को कलेक्ट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रासंगिकता क्या है? रिलेवेंस क्या है? डेटा आपके वर्तमान शोध के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, काम लायक है या नहीं है। ठीक है, उसे मेल खाता है, मैच खाता है या नहीं खाता, उससे कोई जानकारी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। आउटडेटेड डेटा क्या होता है फ्रेंड? आउटडेटेड डेटा, पुराना डेटा आपके परिणामों को गलत कर सकता है, इसलिए डेटा की उम्र देखे। मैंने पहले बताया कि अगर कोई डेटा 1980 का, 1990 का और 2026 में आप उसका यूज कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये उसकी उम्र क्या है, किस समय में, किस वर्ष में उसको इकट्ठा किया गया था, किस काम के लिए किया गया था, इस चीज को आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। आगे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, यहां क्या कह रहे हैं फ्रेंड? गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानकारी रखना चाहिए इसके विषय में। कह रहा है सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो सरकारी प्रकाशन होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं, जनगणना रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, सांख्यिकी विभाग के डेटा होते हैं, ऐसे डेटा से। ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन क्या है? यहां से कुछ डेटा मिल सकता है आपको। इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। IMF क्या है? वही स्थान है जहां से दुनिया का हर देश सहायता मांगता है, या मानो कि जैसे पाकिस्तान IMF से भीख मांगने गया, उसी प्रकार है ना, आप समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र UNILO के डेटा और रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, शैक्षणिक स्रोत क्या है फ्रेंड? एकेडमिक सोर्सेज क्या है? किताबें, शोध पत्रिकाएं, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, थीसिस आदि, ऐसी चीजें क्या है? शैक्षणिक स्रोत हैं, जो एकेडमिक सोर्स है, यहां से डेटा मिल सकता है। व्यवसायिक और औद्योगिक स्रोत क्या है? कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल चीजें क्या है? इसके जो सोर्सेज है कैसे मिलेंगे आपको? सोर्स व्यापार संघों से, वहां से ट्रेड एसोसिएशन के रिकॉर्ड से, कंपनी रिपोर्ट से, बाजार अनुसंधान रिपोर्ट से यहाँ के डेटा मिल सकते हैं। वेबसाइट और ऑनलाइन डेटाबेस से, वेबसाइट एंड ऑनलाइन डेटाबेस, सरकारी पोर्टल, विश्वसनीय संस्थागत वेबसाइट, ऑनलाइन डेटा रिपोजिटरी जैसे ICPSR, यहां से आप डेटा
प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो इसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि स्लो स्लो बोलूंगा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको केवल रिवाइज करना, मुझे पता है कि आपको पहले से आ रहा है, केवल ऐसे सोर्सों को आप रिवाइज करना चाहते हैं। निजी रिकॉर्ड क्या फ्रेंड? प्राइवेट रिकॉर्ड्स क्या, याद रखिएगा, डायरी, पत्र, ऐतिहासिक अध्ययनों के लिए। ठीक, यहां से डेटा मिल सकते हैं जो आपके शोध में काम आ सकता है। चलिएगा, अर्ध सरकारी क्या है ना? अर्ध सरकारी है ना, डेमी ऑफिशियल आप कह सकते हैं, डीओ। पत्र शोध रिसर्च में तब प्रयोग होते हैं जब किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी काम के लिए संपर्क करना है ना, करना हो, खासकर देरी होने या क्या है, अनुस्मारक भेजने के लिए। ये पत्र सरल स्पष्ट भाषा में लिखे जाते हैं और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का मतलब मैं और या हम, रिसर्च कौन कर रहा, मैं कर रहा हूं या तो हम लोग एक टीम में रिसर्च कर रहे हैं। आई एंड बी आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन का प्लूरल भी है ना, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। चलिएगा, में होते हैं जिनका उद्देश्य किसी कार्य में व्यक्तिगत अध्ययन आकर्षित करना, खासकर शोध या नीतिगत मामलों में सूचना या सहयोग प्रदान या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अर्ध सरकारी पत्र का उपयोग, यूजेस इन रिसर्च है ना, क्या है, डेमी ऑफिशियल यूजेस इन रिसर्च, जब इसका रिसर्च में यूज होता है। व्यक्तिगत संपर्क, किसी अधिकारी से सीधे व्यक्तिगत स्तर पर बात करने के लिए। अच्छा, त्वरित सूचना क्या होता है फ्रेंड? त्वरित सूचना होती है जब सामान्य सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर से काम ना बने और जल्दी जवाब चाहिए तो आप त्वरित सूचना के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। क्या है अनुस्मारक? क्या है रिमाइंडर। अनुस्मारक मीन्स क्या होता है? रिमाइंडर, याद दिलाना, किसी लंबित विषय पर अध्ययन दिलाने या रिमाइंडर भेजने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आपके पास अथॉरिटी है। शोध सहयोग, शोधकर्ताओं द्वारा सरकारी विभागों या अधिकारियों से डेटा, अनुमति या किसी जानकारी के लिए अनुरोध करने हेतु ये परमिशन होता है। ठीक, उसमें आपको सहयोग देंगे। चलिएगा, यहां देखिए क्या कह रहे हैं फ्रेंड, मुख्य विशेषताएं की कैरेक्टरिस्टिक्स। भाषा सरल, जो आप लिख रहे हैं, जो चीजें आप प्राप्त कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो भाषा कैसी होनी है? सरल, व्यक्तिगत और अनौपचारिक, लेकिन औपचारिक दायरे में होती है। अगर आपने अनौपचारिक लिखा है लेकिन औपचारिक के दायरे में होकर लिखिए, ऐसा ना हो कि आप इनफॉर्मल के चक्कर में आप एकदम इनफॉर्मल ही हो जाए। पुरुषवाचक क्या है? उत्तम पुरुष, मैं हम पहले बताया, का प्रयोग होता है उद्देश्य किसी विशिष्ट मुद्दे पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप और त्वरित कार्रवाई करना होता फ्रेंड। उदाहरण क्या? एग्जाम्पल इन रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। इस रिसर्च कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल क्या है? एक शोधकर्ता किसी मंत्रालय के सचिव को, एक शोधकर्ता किसी मंत्रालय के सचिव को उनके विभाग से संबंधित किसी डेटा के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिख सकता है। कौन सा पत्र? अर्ध सरकारी पत्र लिख सकता है, ताकि वह जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। अच्छा, क्या? डेटा। ये सारे काम कैसे, किस लिए होंगे? डेटा को प्राप्त करने के लिए होंगे। सो आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा। ये लेक्चर यहीं तक था, ये सेशन यहीं तक था फ्रेंड। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ऐसे करके मेरी मदद कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ और रात में 1 बजे 2 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ यार, ताकि मेरा भी कुछ हो सके। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।